11 अप्रैल 1970 पूरी दुनिया सांसें रोक के अपोलो 13 को देख रही थी। जो कि नासा का तीसरा मून मिशन था। अपोलो 13 कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होता है। 3 एस्ट्रोनॉट जिम लॉवेल, जैक स्विगट और फ्रेड हेसे एक नया इतिहास रचने जा रहे थे, लेकिन बस 55 घंटे बाद बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जिस मिशन को रूटीन के हिसाब से देखा जा रहा था, वो जल्दी ही एक जिंदगी और मौत के संघर्ष में बदल जाता है। स्पेसक्राफ्ट एक भयंकर फेलियर का सामना करता है, पूरे क्रू की जान खतरे में पड़ जाती है और नासा उन्हें घर लाने के लिए जी तोड़ कोशिशों में जुट जाता है। लेकिन असल में क्या हुआ था और उन्होंने इतने बड़े क्राइसिस को कैसे सरवाइव किया? ये अंतरिक्ष में इंसान को भेजने वाली अब तक की सभी उड़ानों में से सबसे गंभीर उड़ान है। अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से भटक गया है। अगर एस्ट्रोनॉट सही रास्ते पर नहीं आए तो वो अंतरिक्ष में ही मर जाए। 1960 में पूरे अमेरिका के लिए और नासा के लिए अपोलो प्रोग्राम ह्यूमन अचीवमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने जब पहली बार चांद की धरती पर कदम रखा तो इंसानों के लिए वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस समय लोग नासा के इस मिशन को लेकर बड़े ही उतावले थे। नासा के वैज्ञानिकों ने इंसानों को चांद की धरती पर उतारा भी और उनको सही सलामत वापस धरती पर भी लाए। और इसके ठीक 4 महीने बाद नासा ने अपोलो 12 को लॉन्च किया और एक बार फिर से 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की धरती पर उतारा। नासा का अपोलो प्रोग्राम जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन अब लोगों ने नासा के अपोलो प्रोग्राम में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया था और सरकार को भी लगने लगा था कि बार बार चांद पर जाने का कोई फायदा नहीं है। नासा के अपोलो प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था। उन्हीं दिनों में अमेरिका वियतनाम से जंग लड़ रहा था, तो अमेरिकन सरकार चाहती थी कि नासा को अपोलो प्रोग्राम के लिए मिलने वाले फंड को कट करके उसे वियतनाम वॉर में लगाया जाए। लेकिन इधर नासा चाहता था कि उसका अपोलो प्रोग्राम जारी रहे और नासा ने अपोलो 20 तक की प्लानिंग कर रखी थी और नासा अपोलो 13 की तैयारियों में जुटा हुआ था। अपोलो 13 का मेन उद्देश्य था कि चांद की धरती पर जाकर वहां पर वैज्ञानिक परीक्षण करना और चांद कब और कैसे बना था इसका पता लगाना, जिससे पृथ्वी के ओरिजिन का भी पता लगाया जा सके। हर मिशन की तरह इस मिशन में भी 3 एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले थे। अपोलो 13 के कमांडर थे जिम लॉवेल और फाइनली 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 को लॉन्च किया जाता है। इस लॉन्च को देखने के लिए सिर्फ 2 लाख लोग आए थे, लेकिन अगर अपोलो 11 की बात करें तो उसके लॉन्च को देखने के लिए करीब 70 लाख लोग की भीड़ इकट्ठी हुई थी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अपोलो प्रोग्राम का क्रेज जनता में किस कदर कम हो गया था। बार बार चांद पर जाने से लोगों को लग रहा था कि ये भी चांद पर जाने की एक रूटीन फ्लाइट है। इसी वजह से किसी भी बड़े चैनल ने इस लॉन्च को टेलीकास्ट ही नहीं किया था। पर अपोलो 13 का ये लॉन्च सफल रहा और अब इन्हें 3 दिन लगेंगे चांद पर पहुंचने में। सब कुछ ठीक चल रहा था। लॉन्च के करीब 55 घंटे बाद अपोलो 13 आधे से ज़्यादा रास्ते को कवर कर चुका था। इस दौरान अपोलो 13 का क्रू धरती पर लाइव टेलीकास्ट करता है, जिसमें वो दिखाते हैं कि कैसे वो जीरो ग्रेविटी में रह रहे हैं। अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट अंदर से कैसा है, लेकिन इस ब्रॉडकास्ट को भी किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया। और मिशन के दौरान अपोलो 13 का क्रू धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल के संपर्क में रहता है। नासा का मिशन कंट्रोल अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में था। ह्यूस्टन में बैठे नासा के वैज्ञानिक हर पल अपोलो 13 पर नजर बनाए हुए थे, छोटी से छोटी गतिविधियों को देख रहे थे और अपोलो 13 के क्रू को हर पल गाइड कर रहे थे। आगे अपोलो 13 में क्या हुआ, उससे पहले आपको अपोलो 13 के इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा। ये है अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट, जो कि 3 हिस्सों से मिलकर बना है। इसमें पहला हिस्सा है लूनार मॉड्यूल और इस लूनार मॉड्यूल का इस्तेमाल तब होगा जब अपोलो स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट से अलग होगा और इसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स बैठकर चांद की धरती पर उतरेंगे और जब चांद पर एस्ट्रोनॉट्स का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से एस्ट्रोनॉट इसी लूनार मॉड्यूल में बैठकर वापस अपोलो स्पेसक्राफ्ट में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लूनार मॉड्यूल का खुद का एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इसके द्वारा ये एस्ट्रोनॉट को चांद पर उतारने से लेकर वापस अपोलो यान में लाने तक पावर और ऑक्सीजन जैसी सप्लाई देता रहेगा। इस लूनार मॉड्यूल का बस इतना ही काम है। अगर देखा जाए तो लूनार मॉड्यूल को छोड़कर यह है मेन अपोलो स्पेसक्राफ्ट। ये 2 हिस्सों से मिलकर बना है, जिसमें यह है कमांड मॉड्यूल जो तीनों एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जा रहे हैं।
वो इसी कमांड मॉड्यूल में बैठ कर जा रहे हैं। इसी कमांड मॉड्यूल के द्वारा ही एस्ट्रोनॉट्स पूरे स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। इसी के अंदर वो सारे कंप्यूटर्स और नेविगेशन सिस्टम लगे हुए हैं, जिसके द्वारा अपोलो स्पेसक्राफ्ट धरती से मिशन कंट्रोल के संपर्क में है। आप इस कमांड मॉड्यूल को अपोलो स्पेसक्राफ्ट का दिमाग बोल सकते हो, लेकिन अपोलो स्पेसक्राफ्ट का जो तीसरा हिस्सा है वो है सर्विस मॉड्यूल। आप सर्विस मॉड्यूल को अपोलो स्पेसक्राफ्ट का दिल बोल सकते हो, क्योंकि सर्विस मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। कमांड मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रखने के लिए जो जरूरी चीजें हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्सीजन, पानी, ये सभी सर्विस मॉड्यूल के द्वारा ही कमांड मॉड्यूल में पहुंचते हैं। इस सर्विस मॉड्यूल में एक इंजन भी लगा होता है, जिसके द्वारा ये एस्ट्रोनॉट चांद पर पहुंचेंगे और अपने पाथ को सेट करके वापस धरती पर भी आएंगे। कुल मिलाकर आप ये समझ लो कि बिना इस सर्विस मॉड्यूल के चांद पर जाने की तो दूर की बात है, वापस धरती पर भी आया नहीं जा सकता। जैसे कि अभी मैंने बोला कि आप सर्विस मॉड्यूल को अपोलो स्पेसक्राफ्ट का दिल बोल सकते हो, और अगर इस दिल में ही हार्ट अटैक आ जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ था अपोलो 13 के साथ। ये जो सर्विस मॉड्यूल है उसने ही काम करना बंद कर दिया था। दरअसल ब्रॉडकास्ट बंद करने का करीब 7 मिनट बाद जब अपोलो का क्रू सोने के लिए जा रहा था, तब उसे ह्यूस्टन में मौजूद मिशन कंट्रोल से एक ज़रूरी काम करने के लिए बोला जाता है। मिशन कंट्रोल ने अपोलो के क्रू से ऑक्सीजन टैंक में लगे फैन को ऑन करके लिक्विड ऑक्सीजन को स्टीयर करने के लिए कहा था। दरअसल स्टीयर का मतलब होता है किसी लिक्विड को आपस में मिलाना। दरअसल जब भी कोई स्पेस मिशन भेजा जाता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसी गैसों को लिक्विड फॉर्म यानी तरल रूप में कन्वर्ट करके भेजा जाता है। ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में भेजने का फायदा ये होता है कि कम जगह में ज़्यादा गैस को भी भरा जा सकता है। अब अंतरिक्ष में टेम्परेचर इतना कम होता है कि ये लिक्विड ऑक्सीजन जमने लगती है, तो इस वजह से ऑक्सीजन टैंक में एक फैन लगाया जाता है, जिसकी मदद से ऑक्सीजन की बनने वाली परतों को आपस में मिला दिया जाता है, ताकि ऑक्सीजन हमेशा एक समान अवस्था में बनी रहे। और ये एक रूटीन प्रोसेस होता है जिसको कुछ घंटों के अंतराल पर हर बार करना पड़ता है। मिशन कंट्रोल ने अपोलो 13 के क्रू से इसी रूटीन प्रोसेस को करने के लिए कहा। जैसे ही जैक स्विगर्ट ने ऑक्सीजन टैंक में मौजूद फैन को चालू करने के लिए क्रायोस्फीयर के स्विच को दबाया, वैसे ही ऑक्सीजन टैंक 2 में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक स्पार्क पैदा होता है और ऑक्सीजन टैंक 2 ब्लास्ट हो जाता है। यह ब्लास्ट इतनी जोर का होता है कि सर्विस मॉड्यूल के एक साइड से करीब 13 फीट का पैनल उखड़कर बाहर निकल जाता है। जैसे ये ब्लास्ट होता है वैसे अपोलो स्पेसक्राफ्ट के सभी अलार्म्स एक साथ बजने लगते हैं। इधर ह्यूस्टन में बैठे मिशन कंट्रोल के कंप्यूटर पर एक अजीब तरह की रीडिंग दिखाई देने लगती है। मिशन कंट्रोल को उन रीडिंग्स पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी अपोलो का क्रू मिशन कंट्रोल से बोलता है, सर्विस मॉड्यूल में 3 फ्यूल सेल्स लगे हुए थे, जिनकी मदद से अपोलो स्पेसक्राफ्ट में बिजली की सप्लाई की जा रही थी। लेकिन इस धमाके की वजह से 3 में से 2 फ्यूल सेल्स खत्म हो गए। अब स्पेसक्राफ्ट को केवल एक ही फ्यूल सेल से पावर मिल रही थी, जो कि स्पेसक्राफ्ट को चलाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ठीक इसके बाद ही एस्ट्रोनॉट्स के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। दरअसल ब्लास्ट में एक ऑक्सीजन टैंक तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को दूसरे ऑक्सीजन टैंक की रीडिंग तेजी से नीचे गिरती हुई नजर आ रही थी। एस्ट्रोनॉट्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी जिम लोवेल खिड़की की ओर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि ऑक्सीजन टैंक 1 से बड़ी ही तेजी से ऑक्सीजन अंतरिक्ष में रिस रही है। परेशानी ये थी कि सर्विस मॉड्यूल में केवल 2 ही ऑक्सीजन टैंक थे, जिनमें से एक पूरी तरह से खत्म हो चुका था और दूसरा खत्म होने की कगार पर था। यह ऑक्सीजन एस्ट्रोनॉट्स और पूरे कमांड मॉड्यूल को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी थी। एस्ट्रोनॉट को सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और बिजली और पानी बनाने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। अब ऐसे हालात में चांद पर जाना तो बहुत दूर की बात है। मिशन कंट्रोल के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर कैसे लाया जाए। ये सभी लोग धरती से इतने ज़्यादा दूर थे कि अगर धरती पर वापस लाया भी जाएगा तब भी इन्हें करीब 4 दिन और लग जाएंगे। क्या इतने दिनों तक एस्ट्रोनॉट्स बिना पानी, बिजली के और ऑक्सीजन के सर्वाइव कर पाएंगे? और अंतरिक्ष की जवा देने वाली ठंड का क्या, इसको वो कैसे झेल पाएंगे? क्योंकि पावर सप्लाई खत्म होने की वजह से अब स्पेसक्राफ्ट के हीटर भी बंद पड़े हैं और अंतरिक्ष इतनी भयानक जगह है जहां पर इन्हें बचाने के लिए कोई भी रेस्क्यू मिशन भी नहीं भेजा जा सकता। और ऐसे किसी रेस्क्यू मिशन को भेजा भी जाएगा तो उसकी तैयारी में ही करीब 4 महीने का समय और लग जाएगा। अपोलो 13 को वापस लाने के लिए मिशन कंट्रोल ने एक प्लान बनाया। हालांकि ये प्लान काम करेगा या नहीं करेगा ये कोई जानता नहीं था,
लेकिन इसके अलावा मिशन कंट्रोल के पास कोई और रास्ता नहीं था। अब क्योंकि सर्विस मॉड्यूल के फेलियर से कमांड मॉड्यूल किसी भी काम का नहीं बचा था, इस वजह से मिशन कंट्रोल ने अपोलो 13 के क्रू को लूनार मॉड्यूल में बैठने के लिए कहा। लेकिन यहाँ पर एक और परेशानी थी कि इस लूनार मॉड्यूल को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि इसमें केवल 2 एस्ट्रोनॉट्स ही 20 घंटे तक बैठ सकते हैं। लेकिन अब इसमें 3 एस्ट्रोनॉट लगभग 4 दिनों तक बैठेंगे और इसे एक लाइव बोट की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब अपनी सप्लाई और बिजली को बचाने के लिए इन एस्ट्रोनॉट्स को मिशन कंट्रोल की ओर से एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि स्पेसक्राफ्ट में मौजूद जितनी भी गैर जरूरी चीज़ें हैं उनको बंद कर दें ताकि पावर को धरती पर री एंट्री के लिए बचाया जा सके। पीने के लिए पानी भी लिमिटेड था, तो एस्ट्रोनॉट्स को पूरे दिन में सिर्फ 1 गिलास पानी पीने के इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे। हालांकि इन एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ 2 से 2.5 दिन में ही धरती पर वापस लाया जा सकता था। इसके लिए इनके अपोलो स्पेसक्राफ्ट को यू टर्न लेकर वापस धरती की ओर मोड़ना होगा, लेकिन इसके लिए इन्हें सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चालू करना पड़ेगा। लेकिन मिशन कंट्रोल इस बात से ज़्यादा परेशान थे कि सर्विस मॉड्यूल में कितना डैमेज हुआ है। ये कोई नहीं जानता था कि इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मेन इंजन को चालू करते ही पूरा स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाए। इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चालू न करने का फैसला लिया गया और अपोलो यान को धरती पर लाने के लिए एक दूसरे और लंबे रास्ते को चुना गया। ये अपोलो यान चांद की धरती पर जाएगा और चांद के पीछे से उसकी परिक्रमा करते हुए चांद की ग्रेविटी की सहायता लेकर एक स्लिंग शॉट की तरह वापस धरती की ओर आएगा। क्योंकि जब सर्विस मॉड्यूल में धमाका हुआ था तो उसकी वजह से अपोलो स्पेसक्राफ्ट अपने पास से थोड़ा भटक गया था। तो सबसे पहले तो अपोलो स्पेसक्राफ्ट को उस सही पाथ पर लाया जाएगा जिस पर चलकर वो चांद की परिक्रमा करके धरती की ओर आ सके। तो मिशन कंट्रोल के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, क्यों ना लूनार मॉड्यूल के इंजन को चालू करके स्पेसक्राफ्ट के पाथ को फिक्स कर दिया जाए। अब हालांकि लूनार मॉड्यूल के इंजन को इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया था कि इसको बार बार चालू करके बंद किया जा सके, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। पहली बार लूनार मॉड्यूल के इंजन को चालू किया जाता है और अपोलो स्पेसक्राफ्ट तय किए गए रास्ते पर चांद के पीछे पहुंच जाता है और लूनार मॉड्यूल के इंजन को बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ तक एस्ट्रोनॉट धरती से इतने ज़्यादा दूर आ चुके थे कि एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। ये एस्ट्रोनॉट धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर पहुंच चुके थे और अभी तक अपोलो 13 के मिशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। लेकिन अब अपोलो 13 एक सनसनी खबर बन जाता है। अपोलो स्पेसक्राफ्ट चांद की परिक्रमा करके जैसे पृथ्वी की ओर मुड़ता है, वैसे ही लूनार मॉड्यूल के इंजन को एक बार फिर से बंद कर दिया जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी से बाहर निकलता है और तेजी से पृथ्वी की ओर आने लगता है। सौभाग्य से इस दूसरे बर्न को भी लूनार मॉड्यूल झेल जाता है, लेकिन परेशानी यहाँ नहीं रुकने वाली थी, क्योंकि लूनार मॉड्यूल को केवल 2 लोग के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। लेकिन 3 लोग के बैठने की वजह से केबिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी थी, जो कि एस्ट्रोनॉट्स की हर सांस लेने के बाद बढ़ती ही जा रही थी। अब ये तो आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी पर हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पृथ्वी का एनवायरनमेंट बैलेंस कर देता है, लेकिन अपोलो स्पेसक्राफ्ट में इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बैलेंस करने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था और एक सिंपल से केमिकल रिएक्शन के द्वारा CO2 के लेवल को कंट्रोल में रखा जा रहा था। लेकिन लूनार मॉड्यूल में लगा कनिस्ट सिर्फ 2 लोगों के लिए ही बना हुआ था, जो कि कुछ ही समय तक काम कर सकता था। स्पेसक्राफ्ट में CO2 के लेवल को कम नहीं किया गया तो ये तीनों एस्ट्रोनॉट कुछ ही देर में अपना दम तोड़ देंगे। लेकिन सौभाग्य से अच्छी खबर ये थी कि बंद पड़े कमांड मॉड्यूल में एक बड़ा कनिस्ट बॉक्स लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर परेशानी ये थी कि लूनार मॉड्यूल में लगे कनिस्ट और कमांड मॉड्यूल में लगे कनिस्टर्स को अलग अलग कंपनियों ने बनाया था। इस वजह से दोनों की ही डिज़ाइन अलग अलग थी। धरती से मिशन कंट्रोल ने एस्ट्रोनॉट्स को गाइड किया और स्पेसक्राफ्ट में मौजूद चीज़ों में से जुगाड़ करके उन्होंने इस परेशानी को भी सॉल्व कर लिया और CO2 का लेवल नीचे गिरने लगा। ह्यूस्टन में मौजूद वैज्ञानिकों को लगा कि इन एस्ट्रोनॉट्स को नींद लेना बहुत ज़रूरी है ताकि इनका दिमाग सही तरह से काम करता रहे। लेकिन अंतरिक्ष यान में ठंड इतनी ज़्यादा थी कि इनको नींद कैसे आ जाए। स्पेसक्राफ्ट की विंडोज़ पर भी बर्फ़ जमने लगी थी। ठंड के मारे इन एस्ट्रोनॉट्स का बुरा हाल हुआ था। जैसे तैसे ये एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के करीब आते हैं, लेकिन अभी भी इनको एक और बड़ी चुनौती को पार करना होगा। दरअसल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय एक सही एंगल पर एंट्री करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये एंगल थोड़ा बहुत भी कम होगा तो स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल से टकराकर बाउंस बैक करके सीधा अंतरिक्ष में चला जाएगा और फिर ये कभी
धरती पर वापस नहीं लौट पाएगा। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे तालाब में एक खास एंगल पर पत्थर फेंकने पर वो पानी के ऊपर से उछलने लगता है। और अपोलो स्पेसक्राफ्ट का एंगल पाथ पृथ्वी पर री एंट्री करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। आमतौर पर री एंट्री के दौरान कमांड मॉड्यूल के द्वारा ही इस एंगल को फिक्स किया जाता है, लेकिन कमांड मॉड्यूल तो बंद पड़ा हुआ था और लूनार मॉड्यूल में इस एंगल को सेट करने के लिए कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं डाला गया था। इस वजह से इस एंगल को एस्ट्रोनॉट्स को ही मैनुअली सेट करना था। इसके लिए मिशन कंट्रोल के द्वारा कुछ बेसिक कैलकुलेशन की हुई थी और एस्ट्रोनॉट्स को गाइड किया गया था कि कितने समय तक कौन से इंजन को चालू करना है। 2 एस्ट्रोनॉट्स ने कंट्रोल को संभाला और एक एस्ट्रोनॉट की नज़र घड़ी पर थी। लूनार मॉड्यूल के इंजन को चालू किया जाता है। सौभाग्य से तीसरे वर्ण को भी लूनार मॉड्यूल का इंजन झेल जाता है और एस्ट्रोनॉट ने री एंट्री के एंगल को भी फिक्स कर लिया था। अब एस्ट्रोनॉट्स के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। री एंट्री के लिए उन्हें कमांड मॉड्यूल में वापस जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि केवल कमांड मॉड्यूल को ही री एंट्री के लिए डिज़ाइन किया हुआ था। अच्छी बात यह थी कि री एंट्री के लिए पावर बचाने के लिए कमांड मॉड्यूल को बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था, जिस वजह से री एंट्री के लिए कमांड मॉड्यूल में रखी बैटरीज में पर्याप्त पावर थी। अब एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल में आते हैं और उसे चालू करते हैं और सर्विस मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से अलग कर देते हैं। जब सर्विस मॉड्यूल अलग हुआ तो एस्ट्रोनॉट्स ने देखा कि सर्विस मॉड्यूल में कितना बड़ा डैमेज हुआ था। एस्ट्रोनॉट ने डैमेज हुए सर्विस मॉड्यूल की कुछ बेसिक तस्वीरें भी ली थी और अब समय आ चुका था कि लूनार मॉड्यूल को भी अलविदा कहने का, जिसने अभी तक एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाई हुई थी। आमतौर पर एस्ट्रोनॉट्स इस लूनार मॉड्यूल को चांद की ऑर्बिट में छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन इस मिशन में इस लूनार मॉड्यूल ने एक अलग रोल निभाया। इस वजह से इसे पृथ्वी तक लाना पड़ा और अब कमांड मॉड्यूल से लूनार मॉड्यूल भी अलग हो जाता है। अब इस मिशन का आखिरी पड़ाव बचा हुआ था, जो कि सबसे खतरनाक था। इस कमांड मॉड्यूल को पैसिफिक ओशन में लैंड करना था, जहां पर यूएसए नेवी के जहाज इन एस्ट्रोनॉट्स का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ह्यूस्टन में बैठे वैज्ञानिकों को कुछ चिंताएं सता रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उस धमाके की वजह से कमांड मॉड्यूल की हीट शील्ड डैमेज हो गई हो। अगर ऐसा होगा तो कमांड मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही ब्लास्ट कर जाएगा। और दूसरी चिंता ये थी कि अंतरिक्ष की कड़कती ठंड की वजह से कहीं कमांड मॉड्यूल के पैराशूट जम तो नहीं गए, और क्या पैराशूट समय पर खुलकर कमांड मॉड्यूल की रफ्तार को कम कर भी पाएंगे या नहीं। और वैज्ञानिकों की तीसरी चिंता ये थी कि जब ये एस्ट्रोनॉट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो 2 से 3 मिनट के लिए उनसे संपर्क टूट जाएगा, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि एस्ट्रोनॉट के साथ क्या हुआ है या क्या हो रहा है। फाइनली कमांड मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायुमंडल अपना असर दिखाने लगता है। कमांड मॉड्यूल आग के एक गोले में तब्दील हो जाता है और अचानक ही कम्युनिकेशन ब्लैंक आउट हो जाता है। इन एस्ट्रोनॉट से मिशन कंट्रोल का संपर्क टूट जाता है। उम्मीद की जा रही थी कि अगले 3 मिनट एस्ट्रोनॉट से फिर से संपर्क किया जा सकेगा, लेकिन 3 मिनट बाद एस्ट्रोनॉट की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड्स और गुजरते हैं, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। ह्यूस्टन में मौजूद वैज्ञानिकों के साथ धरती पर मौजूद सभी लोग की सांसें थमी हुई थी। 10 सेकंड गुजरते हैं, 30 सेकंड गुजरते हैं और गुजरते जाते हैं और 1 मिनट भी गुजर जाता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आखिर एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या हुआ? क्या हीट शील्ड सही सलामत थी? क्या पैराशूट समय पर खुले होंगे? 1 मिनट 20 सेकंड गुजर जाते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता। फाइनली कम्युनिकेशन ब्लैंकआउट के 4 मिनट 27 सेकंड बाद एस्ट्रोनॉट से संपर्क होता है। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स सही सलामत थे, धरती पर वापस आ चुके थे। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है। नासा का ये अपोलो 13 मिशन एक फेलियर होने के बाद भी इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना लेता है और इस मिशन को एक सक्सेसफुल फेलियर का दर्जा मिलता है। इस मिशन के बाद भी नासा के अपोलो प्रोग्राम जारी रहते हैं और अपोलो 17 वो आखिरी मिशन था जब नासा आखिरी बार चांद पर गया था। दोस्तों, सच में अपोलो 13 की ये कहानी दिल दहला देती है, लेकिन अपोलो 13 की इस घटना से करीब 60 साल पहले अंटार्कटिका महासागर में एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें 1500 से भी ज़्यादा लोग देखते ही देखते समुद्र की गोद में समा गए। कभी न डूबने वाले जहाज टाइटैनिक ने अपने पहले ही सफर पर ऐसा ग्रहण लगाया कि वो घटना आज भी लोगों का दिल को दहला देती है। टाइटैनिक की कहानी को आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेक श्योर इस वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा।